हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। साथियों, इससे आपको भी पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल सेशन की। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है और सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जो है कौन सी होती है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिएगा, शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जो है ध्वनि होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, कभी कभी एक सवाल पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है। आप कहोगे सर ध्वनि, ठीक है। कभी कभी एक सवाल और पूछता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है, तब आप कहोगे सर वर्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है, बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम आपको यहाँ पर चुनना है, बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइएगा। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद आती है आपकी बोली, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही क्रम हो जाएगा आपका ए ऑप्शन में जो दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, बताइए। यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कौन सी हैं। आप सभी दोस्त आंसर करेंगे, यहाँ पर बताइएगा। सवाल नंबर थर्ड का आंसर करें। चलिए, अच्छा, जो भी साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। इससे दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ जो हैं कौन सी हैं, बताएं। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, यानी ट वर्ग के अंतर्गत जो भी ध्वनियाँ आती हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़, इनका उच्चारण जो होता है मूर्धा से उच्चारित होती हैं, यानी मूर्धन्य ध्वनियाँ इन्हें बोलते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। बात करें दोस्तों च, छ, ज, झ की, तो आप कहोगे सर ये तालव्य यानी तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं, क्योंकि च वर्ग के अंतर्गत आती हैं, जैसे च, छ, ज, झ, इ, ठीक है। बात करें दोस्तों प, फ, ब, भ, म की, तो इनका उच्चारण स्थान जो है किससे होगा, ओष्ठ से होगा। क्यों? क्योंकि प वर्ग के अंतर्गत आती हैं। जब आप उच्चारण करते हो तब यहाँ पर जो है होंठ का प्रयोग होता है, यानी ओष्ठ का प्रयोग होता है। प, फ, ब, भ, म, ठीक है। बात करें दोस्तों त, थ, द, ध, न की, तो इनका उच्चारण स्थान किससे होता है, कोई बता सकता है। आप कहोगे सर दंत से इनका उच्चारण होता है, ठीक है। इस सवाल का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर चौथा, ढ, ढ ध्वनियाँ यहाँ पर दिया है। ध्वनियों के किस विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, बताइए। ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य ऊष्म ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में किया जाता है। दोनों महाप्राण है, बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी यहाँ पर प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मूर्धन्य ऊष्म ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों बिल्कुल राइट होगा। सवाल नंबर 5 देखिएगा, भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है, बताइए। ये आपका समूहवाचक के अंतर्गत आएगी, जातिवाचक के अंतर्गत आएगी, भाववाचक या व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगी, बताएं। भूकंप जो है ये आपका किसके अंतर्गत आएगी, बताएं। कौन सी यहाँ पर जो है संज्ञा है। चलिए प्रयास करें, सभी लोग प्रयास करें। साथियों याद रखिएगा, प्राकृतिक
तत्वों के नाम जो है सदैव जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को राइट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में भाई बताते नहीं हैं लास्ट में, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज़रूर बताइएगा, इससे हमें भी पता चलता है कि आप लोग कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट करते हैं। अगला सवाल देखें, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है बताइए। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, सब लोग यहाँ पर आंसर कर दें। चलिए प्रयास करिएगा सभी साथी आंसर देने के लिए, बताएं, आंसर करें फटाफट। साथियों नेता का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है आपका नेत्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पेपर में सवाल पूछा गया है, ये सभी प्रश्न साथियों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को ज़रूर कवर करें। अगला सवाल देखिएगा, मैं चलती थी, मैं यहाँ पर पूछता है आपसे, ये जो मैं है इसका बहुवचन क्या होगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा बता दो, सब लोग आंसर करो। चलिए सभी लोग प्रयास करें, मैं का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। चलिए सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें, पूरे ऊर्जा के साथ इस क्लास में आप लोग बने रहिएगा। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों मैं का जो बहुवचन रूप होता है हम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर अगला क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द जो है आपका विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिएगा प्रयास करें, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों यहाँ पर सज्जन, दुर्जन, सुकुमार ये आपका विशेषण के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो मानस शब्द दिया है साथियों ये आपका विशेषण नहीं है। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखें, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है बताइए। प्रतिदिन जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा, परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा, स्थानवाचक के अंतर्गत आएगा या कालवाचक के अंतर्गत आएगा, बताएं। सवाल नंबर 9 का आंसर करें सब लोग, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। चलिए सभी लोग प्रयास करें। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करो। चलिए भाई, ये आप कहोगे सर ये तो समय को बता रहा है, यानी यहाँ पर जो है डी ऑप्शन जो दिया है कालवाचक क्रिया विशेषण, आपका डी ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य जो है कौन सा है बताइए। सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर अकर्मक क्रियार्थक वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करें सवाल नंबर 10 का। चलिएगा, चलिए बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा, बताएं इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये जो है आपका अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या बताना है, ये जो कपड़ा है इसमें आपका कौन सा कारक है बताइए। कर्ता कारक है, करण है, कर्म है या अधिकरण कारक है, बताएं। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, चलिए सभी लोग प्रयास करें। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, साथियों यहाँ पर आप देखोगे कपड़ा जो है ये कर्म से संबंधित है, इसलिए आप कहोगे सर यानी माँ ने जो है बाजार से क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा है। आप कहोगे सर यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट है, कर्म कारक। सी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, में कौन सा काल है बताइए। ये जो है आपका किस काल का वाक्य है, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए सभी लोग प्रयास करें,
अच्छा, कुछ साथी कह रहे थे सर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाए, तो थोड़ा सा भाई लेवल को बढ़ाया गया है, एग्ज़ाम नज़दीक है। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई हैं आपको, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी आपके एग्ज़ाम तक, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बताएं, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, में कौन सा काल है, बताएं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये दोस्तों आपका संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल, आप लोग जो है यहाँ पर एक विकल्प सही कर लीजिएगा, इसको संभाव्य कर लीजिएगा, ठीक है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाववाच्य का उदाहरण है, बताइए। सभी लोग प्रयास करें, भाववाच्य का उदाहरण इसमें से कौन सा है? चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आप कहोगे सर धूप में चला नहीं जाता, हमसे पढ़ा नहीं जाता, उनसे लिखा नहीं जाता, यानी जहां पर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो उसमें जो है आप कहोगे सर भाववाच्य का उदाहरण है। आपका डी ऑप्शन जो दिया है वो बिल्कुल राइट है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किए वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द जो है ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है? सवाल नंबर 14 का यहाँ पर सब लोग आंसर करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। बस मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए जो है हमने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही करवाया है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन लोग चाहते हैं कि भाई प्लेलिस्ट बना दी जाए, जिससे जो है आपको आसानी हो जाए चैनल पर, यानी प्लेलिस्ट बना दी जाए हर एक चीज़ की। चलिए, आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, बताइए। आप कहोगे सर ये क्या है? चलिए एक बार प्रयास आप लोग कर लीजिए, उसके बाद आंसर दें। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये कौन सा अव्यय है? विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर विस्मयबोधक का चिन्ह लगा हुआ है। आप कहोगे सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बताओ। गीध का तत्सम रूप क्या होगा, बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए साथियों, गीध क्या है? ये आपका एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द होता है गृध्र होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, आप लोग इसको सही करिए। गृध्र होता है, यहाँ पर र लगा होता है, ठीक है। आपका सी ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर राइट कर लो। अगला सवाल देख लो भाई, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, बताइए। इसमें जो है आपका तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? सब लोग आंसर करें। चलिए सभी लोग प्रयास करें, इसमें जो है चारों शब्दों में जो है कौन सा तद्भव है, बताएं। अग्नि, पुष्प, शलाका और 14। यहाँ पर अग्नि भी आपका क्या है? ये आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। बात करें पुष्प की, ये भी आपका जो है तत्सम है। शलाका भी आपका तत्सम के अंतर्गत आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आप देखते हो ऑप्शन नंबर डी को, 14 क्या है? ये आपका तद्भव शब्द है। अगर बात करें इसका तत्सम क्या होता है, आप कहोगे सर चतुर्दश इसका जो होता है, क्या? चतुर्दश जो होगा इसका क्या हो जाएगा? तत्सम होगा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, पक्षी का पर्यायवाची क्या है, बताइए। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सब लोग आंसर कर दें स्पीड के साथ। चलिए सभी लोग प्रयास करें, पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। साथियों पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? द्विज होता है। विहग, विहंग हो गया, खग, पखेरु, परिंदा, पतंग, ठीक है, चिड़िया हो गया, ये सभी आपके पक्षी के पर्यायवाची होंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है यही आपका सटीक आंसर है। अगला सवाल देख लो, अपसरण का विलोम शब्द क्या होगा, बताएं। अपसरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करें। चलिए, अभिसरण, अवसरण, शरण, उपसरण, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सब लोग आंसर कर दें। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, लाइक की संख्या में कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट भाई सेशन को लाइक नहीं करते हो, तो भाई डिसलाइक ही कर दिया करो अगर आपको चीज़ें बेहतर नहीं लग रही हैं। इसमें देखिए कोई पैसा, कोई चार्ज दोस्तों नहीं लगता है, थोड़ा हमें भी अच्छा महसूस होता है कि नहीं इतने सारे स्टूडेंट जो है क्लास को लाइक कर रहे हैं। अपसरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर अभिसरण होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म को चुनिए।
यहाँ पर कौन सा जो है गलत विकल्प है, गलत विलोम शब्द है। चलिए सभी लोग प्रयास करें, चलिएगा सभी लोग प्रयास करिएगा। घात का प्रतिघात होता है, ये भी आपका राइट है। प्रसारण का संकुचन होता है। खग का मृग होता है, लेकिन शाश्वत का दोस्तों सदैव नहीं होता है। अच्छा फिर क्या होता है, बता सकता है कोई? शाश्वत का जो है क्या होता है, याद रखिएगा, क्षणिक होता है। क्या? क्षणिक होता है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देख लो, इनमें से कौन सा शब्द जो है मद का समानार्थी नहीं है? बताइए, मद का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है, बताएं। चलिए प्रयास करें सभी लोग। यहां पर दोस्तों जो आपका ए ऑप्शन दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। मद का जो है समानार्थी नहीं है, क्या? शिथिल। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिथिल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शिथिल का अर्थ होता है ढीला। क्या? ढीला होता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। सवाल नंबर अगला देखिए, चलिएगा। अगला सवाल यहाँ पर कहता है निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। बताइए। चलो भाई सवाल नंबर 21 का सब लोग आंसर करें। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनेकार्थी शब्द समूह को आपको पहचानना है। चलिए यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अंग, अवयव, अंश, शरीर, ये दोस्तों समानार्थी हैं एक दूसरे के। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, राज्य द्वारा जो आधिकारिक आदेश निकाला जाता है एक शब्द में उसको क्या कहा जाता है? अधिनियम, अध्यादेश, अधिवचना, अधिसूचना, बताएं। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इस सवाल के लिए? सभी लोग प्रयास करें, चलिएगा। चलिए बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं अध्यादेश पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो होता है अध्यादेश कहलाता है। आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। और दोस्तों शासन द्वारा जारी किया गया कानून जो होता है उसे अधिनियम कहते हैं। क्या? शासन द्वारा जारी किया गया जो कानून होता है उसे अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, और राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो होता है उसे अध्यादेश कहते हैं। बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देख लो भाई। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता हेतु दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? बताओ। चलो भाई सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसके लिए एक उचित शब्द का चयन करिए, बताएं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग यहाँ पर गलतियाँ करोगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता के हेतु दिया जाता है उसे तकावी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। यहाँ पर आपको बताना है युवकों को खाली स्थान दिया है, होने पर ही विवाह करना चाहिए, अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, अपने पैर पसारने के बाद, अपने पैरों पर खड़े होने के बाद, अपने मुख मियाँ मिट्ठू। बताइए। चलिए, यानी युवकों को विवाह कब करना चाहिए? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, खाली स्थान पर आप लोग भर दो। चलिए सब लोग प्रयास करें। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए सभी लोग बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है और वो बहुत समझदार भी हैं। क्यों भाई? युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। बात तो सही भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी भाई जिसको शादी करनी हो बहुत जल्दी तो भाई थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो, नौकरी लो जल्दी से। का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहाँ जाता है जब कोई काम समय पर न हो, समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता हो। ठीक है, गर्व नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर गंवा होगा। ठीक है, समय का लाभ न उठाता हो, समय का पालन करता हो। बताइए, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, 4 ऑप्शंस दिए गए, एक ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लो। चलिएगा, चलिए
सभी लोग प्रयास करें, सवाल नंबर 25 का आंसर करें। चलिएगा, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई काम जो है समय पर ना हो। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है, बताइए। द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताओ सब लोग। चलो भाई फटाफट आंसर करो भाई, और एनर्जी के साथ क्लास में बने रहो और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। चलिएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर राइट हो जाएगा कभी समाप्त ना होना। ठीक है, आपका सी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी द्रौपदी का चीर का अर्थ हो जाएगा कभी समाप्त ना होना। सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, मनुजात और मनुजात का अर्थ बताओ। चलिए, मनुजात और मनुजात का अर्थ आप लोग बता दो। देखते भाई किसका किसका आंसर आता है, सभी लोग आंसर देते हुए चलो। चलिएगा, प्रयास करें। चलिए भाई, यहां पर दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मनुजात का अर्थ जो होता है दोस्तों मनुष्य जाति होता है। मनुजात का अर्थ क्या होता है, राक्षस होता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल, परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताइए। फटाफट आंसर छाप दो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अच्छा साथियों, जो देखिए पेपर में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं सामान्य लेवल के ही प्रश्न होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे दे दिए जाते हैं थोड़ा सा टफ लेवल के, जिससे आपका समय जो है जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो पहले सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं उनको बेहतर तरीके से तैयार कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो संख्या होती है प्रश्नों की सिंपल लेवल की, वो प्रश्न संख्या उसमें ज़्यादा होता है। जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, आप लोग खुद समझदार हो, तब आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, परिक्रमा की अगर बात करें, इसमें जो आपका डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट है, परि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है भाई, आपका डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देख लो, आहट, आवक, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, बताइए। चलिए, ये आपके किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। चलिए, आप कहोगे सर भाववाचक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देख लो, अन्याय शब्द का समास विच्छेद नहीं होगा दोस्तों, संधि विच्छेद होगा। ठीक है, सही कर लीजिए इसको। चलिए, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताओ। सब लोग आंसर करो, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ। चलो भाई, चलिए, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी ये भी आप लोग बता देना। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो भाई बहुत होशियार हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले साथी। और संधि की बात करें, इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगला सवाल देख लो, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, बता दो सब लोग। इत्यादि में कौन सी शब्द संधि है, और सबका आंसर आना चाहिए, बताओ। और इसका संधि विच्छेद भी आप कर सकते हो। चलिएगा, इसका संधि विच्छेद करोगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि हो जाएगा। क्या आप कहोगे सर, इति हो जाएगा और प्लस आदि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि होगी। ए ऑप्शन वाले साथी राइट है। अगला सवाल देख लो, गुरुदेव शब्द में समास बताइए। चलिए, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, आप सभी लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। चलिए भाई, फटाफट आंसर देते हुए चलो, आप लोग स्पीड के साथ थोड़ा सा। गुरुदेव का दोस्तों समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा, गुरु रूपी देव। यानी आप कहोगे सर यहाँ पर जो कर्मधारय समास है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करें अगले सवाल की, आइए देखते हैं। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है, बताइए। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, सवाल नंबर 33 का सभी का आंसर आना चाहिए, बताएं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी आंसर करें इस सवाल का। चलो भाई, ऑप्शन ए दिया है गुस्से से भर जाना, शारीरिक होना, और यहाँ पर कुछ समझ में ना आना, अनदेखा करना, बताइए। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। भाई अक्ल उसी की चकराएगी जो लोग पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी से आप लोग मेहनत करते रहो। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है, कुछ समझ में ना आना। सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी, बताइए। सूरदास की रचना और नंददास की जो रचना थी, इनकी भाषा क्या थी, बता दो सब लोग, आंसर कर दो। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हो।
चलिए, प्राकृत संस्कृत ब्रजभाषा खड़ी बोली। आपका सी ऑप्शन जो दोस्तों दिया है ये बिल्कुल राइट है, ब्रजभाषा थी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो, आए थे हरिभजन को ओट न लगे कपास, कथन का अर्थ कौन से विकल्प में बताया है, बताइए। अच्छा, दोपहर को दोस्तों जो 3 बजे क्लास होती है जीके जीएस की, आज नहीं हो पाई थी। कारण ये था कि लाइट नहीं थी। ठीक है, चलिए सभी लोग आंसर करें, यहाँ पर सभी लोग प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। आए थे हरिभजन को ओट न लगे कपास, कथन का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, किसी कार्य विशेष को उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। आपका जो ए ऑप्शन है, जो भी साथी ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही समझदार है भाई, और बहुत ही होशियार हैं। अगला सवाल यहाँ पर बताइए, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम। बताइए स्त्रीलिंग शब्द जो है कौन से होते हैं, आंसर कर दो, प्रयास करिएगा सभी दोस्त। अच्छा, नक्षत्र दोस्तों कौन कौन सी होती हैं आप सभी को पता होगा अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। रेवती होता है, भरणी होता है, रोहिणी नक्षत्र होता है, अश्वनी नक्षत्र होता है। ये सभी आपके जो होते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं। इसलिए आप कहोगे सर नक्षत्रों के नाम जो होते हैं ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है आगन शब्द का समानार्थी शब्द है, बताइए। आगन का समानार्थी क्या हो जाएगा, सब लोग बता दो, आंसर कर दो फटाफट स्पीड के साथ। चलिए प्रयास करें। चलिए, यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट, आगन होगा, अगना का आगन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है बताइए। पंक्ति में जो चरण कमल प्रयोग हुआ है शब्द, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। कमल के फूल सा पैर, कमल के फूल जैसा पैर, पैर और कमल का फूल, पैरों पर कमल के फूल। 38 का सब लोग आंसर कर दें, चलिएगा प्रयास करें। कमल के फूल जैसा पैर, कमल के फूल जैसा पैर, आपका जो बी ऑप्शन दोस्तों ये बिल्कुल सटीक है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। और भाई आप लोग पूरे एनर्जी के साथ क्लास में बने रहें और लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। ठीक है, चलिए खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है बताइए। चलो, खिचड़ी जो है ये आपका किस प्रकार का शब्द है, आंसर कर दो। देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है। आप कहोगे सर यहाँ पर जो खिचड़ी शब्द दिया है ये आपका देशज के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है बताइए। इसमें जो है आपका कौन से विकल्प में त्रुटि नहीं है, आंसर कर सकते हो। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखें और आंसर देने का जो है सभी लोग प्रयास करें। चलिए सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर करिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। आपके पास थोड़ा सा समय है और आप लोग पढ़ लीजिए पहले और उसके बाद आंसर करिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िए चारों ऑप्शंस को, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। चलिए, ऑप्शन दिया है मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर कर दिया, में नहीं होगा भाई, पहले गलत हो गया। ठीक है, उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये भी आपका गलत है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज़ पर, ये भी गलत है। उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये आपका बी ऑप्शन जो है सटीक है। अगला सवाल, गजानन में कौन सा समास है, चलो बताओ, सब लोग आंसर छाप दो। गजानन शब्द में कौन सा समास है, सभी लोग आंसर कर दो। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दो। चलिए, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, सभी लोग प्रयास करो। गजानन में जो है कौन सा समास हो जाएगा। चलिए, गज के समान आनंद, यानी भगवान गणेश। ठीक है, आप कहोगे सर तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, छंद कितने प्रकार के होते हैं बता दो। चलिए, छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं, आंसर कर दो सब लोग। चलिए, छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं बताओ, आंसर करो सब लोग। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 4 प्रकार के, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, मात्रिक होता, वार्णिक होता है, और एक आपका वार्णिक वृत्त होता है, एक मुक्तक होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देख लो, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताओ। नमक मिर्च लगाना, इसका सही सटीक अर्थ क्या हो जाएगा बताओ।
चलो भाई, बड़ा काम करना, बहुत पैसे कमाना, खाने में नमक और मिर्च डालना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। चलो, बढ़ा चढ़ा कर कहना। आप कहोगे सर यहाँ पर कुछ लोग भाई हमें लगता है जा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3 पर, खाने में नमक और मिर्च डालना। क्यों भाई, यही सही होगा? चलो अच्छा, जो भी लोग ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। चलिए भाई, बहुत सही। भाई ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही नहीं होगा, ये तो मजाक की बात थी। बाकी ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये आपका राइट होगा। ठीक है, किसी बात को जो है बढ़ा चढ़ा कर कहना। आपके ग्रुप में ऐसे ज़रूर बंदे होंगे, ऐसे ज़रूर लोग होंगे, ऐसे ज़रूर आपके साथी होंगे जो कहते होंगे, यानी किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। अगला सवाल देखिए, भारत की राजभाषा क्या है? बताइए, भारत की राजभाषा क्या है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, आप लोग आंसर कर दो। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। आप कहोगे सर ये तो चुटपुटिया टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, और ये विश्वास मानिए बिहार बीएड में ये प्रश्न आया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी देखिए बिहार बीएड में पूछा गया सवाल। गोदान के लेखक कौन है? बताइए। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं सर आप जो है क्या ये यूपी बीएड के लिए है? जी हाँ, बिल्कुल यूपी बीएड के लिए, बिहार बीएड के लिए, झारखंड के लिए। आप लोग बिल्कुल अच्छे से कवर करें। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप लोग देख लीजिए, अगर उसमें हिंदी पूछी जा रही है आपको ये क्लास ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक, चलिए, गोदान के लेखक कौन है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। आप कहोगे सर डी ऑप्शन करेक्ट, प्रेमचंद है। अगला सवाल देख लो, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? ऐसे ऐसे सवाल साथियों पेपर में पूछे जाएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं यूट्यूब पर, कोई बात नहीं भाई, उनकी मर्ज़ी अपनी है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करिए, थोड़ा सा आप लोग अपने आप को कह सकते हैं एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए, खुद का विश्लेषण करिए, और उसके बाद प्रश्न पत्र को देखिए जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तब आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि हाँ कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। आप कहोगे सर क्रिया विशेषण हो जाएगा। कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। कैसी आदत है? धीरे धीरे लिखने की। आप कहोगे सर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कर देना। ठीक है, 47 का, देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? और देखिएगा, सभी लोग आंसर करिएगा। जो भी साथी इस क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट। इससे साथियों ये पता चलता है कि ऐसे कितने साथी हैं जो लास्ट तक क्लास में बने रहते हैं। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, लाइक की संख्या एक बार बढ़ा दें, और आप सभी दोस्त जो है सेशन को लाइक कर दें, और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है यार, इतनी गर्मी में जो है बिना फ़ैन के सब कुछ बंद करके आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, इससे हमारा भी दोस्तों थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, इसलिए आप लोग सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया।